जैसा कि हमने पिछले पार्ट 1 में रिप्रेजेंटेटिव्स तक कंप्लीट कर लिया था। जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स द्वारा, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। तो इसी वजह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को क्या बोलते हैं कि ये पार्शली इलेक्टेड बॉडी है और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी, क्योंकि इसमें आधे लोग जो है वो इलेक्ट होके आते हैं और आधे लोग जो थे वो नॉमिनेट होके आते हैं। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। उसके आगे जो हमारी इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आती है वो 296 सीट्स के लिए होती है इलेक्शन, और ये कब होता है? जुलाई से अगस्त 1946 में। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग के पास 73 सीट्स आती हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 208 सीट आती है, और बाकी जो हमारे पास छोटे छोटे स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आते हैं उनके पास 15 सीट्स आती हैं। जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें आपको टेबल मिल जाएगी, ठीक है, सेपरेटली। उसमें आप एक बारी गो थ्रू कर सकते हो कि कौन कौन से ऐसे स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप्स थे जिनके पास एक या दो ऐसे करके सीट्स आई, एंड टोटल 15 सीट्स आई थी उनके पास। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात की जाए तो इसमें हमारे हिंदूज आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, सिख्स आते हैं, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, एसटीज एंड वुमेन्स आती हैं। ओके, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की जाए तो उसमें काफी सारे पर्सनालिटीज भी इन्वॉल्व थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी, वो इस असेंबली में इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सो वर्किंग ऑन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ओके, तो ये एक सबसे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट मीटिंग मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई है कि कब हुई थी, पहले ही मैंने बता दी थी, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग ने ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ये बॉयकॉट कर दी थी। मुस्लिम लीग ने एक और चीज जो थी वो बॉयकॉट करी थी, वो थी ड्राफ्ट प्रपोजल। याद आ रहा है कुछ? चलो फटाफट से रिकॉल करते हैं, रिविजन करते हैं। ड्राफ्ट प्रपोजल जो था वो मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। कौन लेके आया था ड्राफ्ट प्रपोजल? स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे ये कौन थे? ये मेंबर ऑफ कैबिनेट थे, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, और ये जो कैबिनेट थे इसमें कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। ठीक है, इसमें 3 मेंबर्स थे, और हमने कैसे याद किए थे ये 3 मेंबर्स? निमोनिक से याद आ रहा है? तो ये 3 मेंबर्स हमने याद किए थे कि सर पैथिक सर का स्टाफ, स्टाफ से स्टाफर्ड कौन संभाल रहा है? अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ऐसे ही कुछ याद किया था। लॉर्ड पैथिक, स्टाफर्ड, स्टाफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। पैथिक सर का स्टाफ एवी अलेक्जेंडर सर संभालते हैं। ठीक है, ऐसे करके याद किया था। ओके, और ये 3 मेंबर्स क्या लेके आए थे? कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए थे। हम्म, और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था ये कब भारत आया था? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, और इन्होंने, ठीक है, ये चीज हो गई। ओके, तो ये भी मैं बता देती हूँ, चलो आधे जिनको आता होगा उन्होंने तो ऑलरेडी कमेंट कर दिया होगा। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ठीक है, जब मुस्लिम लीग ने इसे बॉयकॉट कर दिया तो सिर्फ कितने लोगों ने अटेंड की मीटिंग? 207, ऑब्वियसली जिसमें सिर्फ हिंदूज ही थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया। ये ओल्डर मेंबर ऑफ द असेंबली थे, और इनको इलेक्ट करके टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या फिर प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली भी कह सकते हैं। किसको बनाया था टेम्पररी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करके परमानेंट चेयरमैन या फिर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चुना गया। ठीक है, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट, परमानेंट की बात की जाए तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीए के फर्स्ट परमानेंट कौन थे चेयरमैन या प्रेसिडेंट, तो आप बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एंड इफ क्वेश्चन अराइज कि टेम्परेरी बताओ फर्स्ट, मतलब टेम्परेरी भी फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं, अगर टेम्परेरी पूछ रहे तो एक ही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है,
उसके बाद 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी को इलेक्ट करके वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, अब आपको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करने, तो वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन बनाएगा? एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। आफ्टर दैट हमें एक वाइस प्रेसिडेंट की भी जरूरत पड़ी। जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने वो थे 16 जुलाई 1947 को वी टी कृष्णमाचारी सेकंड बने। फर्स्ट कौन थे? एच सी मुखर्जी एंड सेकंड कौन थे? वी टी कृष्णमाचारी। ये बहुत ही फैक्चुअल है, तो ये याद कर लेना, बार बार पढ़ोगे 2-3 बार तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली इन वन लाइनर भी बनते हैं कई बार, ठीक है, एंड स्टेटमेंट बेस्ड भी बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना काफी डिटेल में चीजें लिखी हुई हैं एम लक्ष्मीकांत से ही, तो आप इसको एक बार ही पढ़ लेना, मतलब समझ में आनी चाहिए। क्योंकि स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो उसमें एक वर्ड अलग या फिर इधर उधर कर देते हैं और वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बट क्योंकि हमने ऊपर ऊपर से पढ़ी होती है तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक ही तो है, तो हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि गलत क्या है, ठीक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कि लिखा था फॉर्म एंड सोलेम रिजॉल्व। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट भी किया है, ठीक है। इसको इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया है कि ये वर्ड्स जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इतनी डिटेल में लिखा है। नहीं तो आप रिवाइज करने के लिए तो यहाँ पे मैंने ये मैप भी बना रखा है कि भाई कोर फंडामेंटल्स क्या थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, तो इससे भी रिवाइज किया जा सकता है। तो आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को आया था एंड कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत वन लाइनर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या वन डे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें बहुत पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ठीक है, कौन लेके आया था? तो जेएल नेहरू जी लेके आए थे। कब लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे, ठीक है, असेंबली में। उन्होंने क्या कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी वो फर्म एंड सोलेम रिजॉल्व टू प्रोक्लेम होगी और इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। प्रीएम्बल में जो हम पढ़ते हैं सोवरेन रिपब्लिक, अब यहाँ पे बताओ कौन से वर्ड जो है वो मिसिंग है जो हमने बाद में ऐड करे हैं, ठीक है। सेक्युलर, सोशलिस्ट, ठीक है, लिबर्टी, ओके। तो ये इन्होंने कहा था कि इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक टू ड्रॉ अप फॉर अ फ्यूचर गवर्नेंस अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे द टेरिटरीज, न्यू फॉर्म ऑफ टेरिटरीज की भी इन्होंने बात की थी कि भाई बाहर हम जो हमारी टेरिटरीज है हम उनको कैसे डिफाइन करेंगे। एंड स्टेट विलिंग्स टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया। इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया पे इन्होंने काफी जोर दिया, तो ये चीज आपको याद ध्यान में रखनी है। इंडिया को इन्होंने यूनियन कहा, ओके। ऑल पावर्स अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया हमारे पास होनी चाहिए। हमारी अथॉरिटी, हमारी पावर किसी और के पास नहीं होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी आर इंडिपेंडेंट एज वेल, ठीक है। होने वाले थे, हुए नहीं थे जब तक। कॉन्स्टिट्यूंट पार्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हम ही डिराइव करेंगे, हमारे यहाँ के पीपल्स ही डिराइव करेंगे, ठीक है। किसी बाहर वाले का कोई भी दबदबा नहीं मानेंगे। गारंटीड एंड सिक्योर्ड होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सब होनी चाहिए। और बिफोर द लॉ, लॉ से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। ये सब सारी चीजें इन्होंने कही थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। और भी 3 चीजें कही थी। सेफ गार्ड्स होने चाहिए किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मेंटेन द इंटीग्रिटी, मेंटेन द इंटीग्रिटी की बात की गई टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक के लिए, ठीक है। सोवरेन राइट्स ऑन लैंड, सी, एयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, ये बात कही गई। इसके बाद इन्होंने कहा कि एंशिएंट लैंड, जो हमारी इंडिया है, जो हमारा भारत है, उसको एंशिएंट लैंड हम बोलते हैं, जो कि राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। ये चीजें कही गई। फिर उन्होंने कहा कि जब इसी को देखते हुए हम प्रमोट भी करेंगे क्या? वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ये चीज कही गई। अब आ जाते हैं कोर फंडामेंटल की भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का कोर फंडामेंटल क्या था। तो इसका कोर फंडामेंटल था इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन रिपब्लिक
क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है और रिपब्लिक है। कौन है? इंडिया वाले या इंडिया को इन्होंने कहा। उसके बाद डेमोक्रेटिक यूनियन, यूनियन कहा कि टेरिटरीज, स्टेट्स, ठीक है, ये चीजें इन्होंने कही। उसके बाद कही जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये बात कही गई। किसके लिए कही गई? यहाँ पे देखो, इन्होंने ये बात कही सबके लिए, जैसे कि हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस आ गई, माइनॉरिटीज आ गई, ट्राइबल एरियाज आ गए, इन सब के लिए इन्होंने कहा। वुमेन्स, ठीक है, इन सब के लिए इन्होंने ये चीजें कही। फंडामेंटल फ्रीडम कही कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, वर्शिप होना चाहिए एंड थॉट होना चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेशन होना चाहिए। सेफ गार्ड्स की भी बात की गई इन्होंने, अगेन इन लोगों के लिए, ठीक है। फिर वर्ल्ड पीस की भी बात की गई कि हम प्रमोट करेंगे वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये रिवाइज करने के लिए बहुत बढ़िया है कि आपको वन गो में फटाफट से याद हो जाएगा। और ये जो है, ये चीजें डिटेल में कई बार हम भूल जाते हैं कि क्या डिटेल थी, तो उसके लिए भी है। ओके, आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट, मतलब चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। 28 ऑफ अप्रैल 1947 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 6 स्टेट्स जॉइन सीए। 28 अप्रैल 1947 को 6 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन किया। ऑब्वियसली जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो, किस बात पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की? माउंटबेटन प्लान के बेस पे। जब माउंटबेटन प्लान आया, 3 जून 1947 आया, ठीक है, माउंटबेटन प्लान। और इसने क्या कहा था? माउंटबेटन प्लान में था पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि किसकी मांग थी? मुस्लिम लीग की मांग थी, ठीक है। तो इन्होंने इसकी एक्सेप्टेंस पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में शामिल होना जरूरी समझा। ओके, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन एंटर्ड द असेंबली, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 3 चेंजेस आते हैं मेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया, उससे 3 चेंजेस आए। असेंबली फुल्ली सोवरेन बॉडी थी, फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट एंड ऑल्टर्ड एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उनके थ्रू जो भी लॉ बना था उसको एब्रोगेट एंड ऑल्टर करने का पावर भी अब हमारे पास था। असेंबली की बात की जाए तो असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी, ठीक है। फंक्शंस क्या थे इसके? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया एंड एनैक्टिंग एन ऑर्डिनरी लॉज ऑफ द कंट्री। ये 2 काम थे लेजिस्लेटिव बॉडी के। एंड फुल्ली सोवरेन बॉडी के काम थे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, एब्रोगेट एंड ऑल्टर करना ब्रिटिश पार्लियामेंट के लॉज को। बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो फर्स्ट पार्लियामेंट भी कही जाती है। और फ्री इंडिया, फ्री इंडिया की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कही जाती है। असेंबली मेड कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when the assembly met legislative body, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी से राजेंद्र प्रसाद जी, लेजिस्लेटिव बॉडी से जीवी मावलंकर जी। कंटिन्यूड होती है ये सारी चीजें 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। उसके बाद तो हमारे इलेक्शन होते हैं एंड देन हमारी पार्लियामेंट फॉर्म हो जाती है। मुस्लिम लीग मेंबर्स की बात की जाए तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। इनकी टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? इनकी नहीं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी वो थी 299 आउट ऑफ 389। स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्रोविंसेस 229 आउट ऑफ 296। प्रिंसली स्टेट की 70 आउट ऑफ 93। स्टेट वाइज असेंबली बनती है 31 दिसंबर 1947 से। अदर फंक्शंस जो परफॉर्म किए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू, जो कि थे एडिशन टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनैक्टिंग द ऑर्डिनरी लॉज। इसमें कुछ चीजें और शामिल थी, जो कि थी कि मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, वो आई थी मई 1949 में। कॉमनवेल्थ में हमारी मेंबरशिप कब आई थी? मई 1949 में। अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947। नेशनल फ्लैग। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950। 1950। नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया था? 1952
50 में अगेन 24 जनवरी। सो दोनों ही सेम डेट्स हैं फॉर द नेशनल एंथम एज वेल। सॉन्ग और एंथम के लिए दोनों सेम डेट्स हैं, जो कि है 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, या फिर कहो कि हाँ इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950, 24 जनवरी 1950। और नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947। कॉमनवेल्थ में हमारी मेंबरशिप मई 1949। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की जाए तो इसके टोटल 11 सेशंस हुए थे। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2 years 11 months 18 days। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 114 डेज लगे थे। और इसको किसी को नहीं पता होगा, वैसे तो ये बहुत कम। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में? टोटल खर्चा आया था 64 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये था फॉर फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 24 जनवरी 1950। वैसे इसके बाद 2 सेशंस और हुए थे, लेकिन फाइनल हमने माना है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1951 से 52 के बीच में हुए थे। जो हमारे जनरल इलेक्शन, जो फ्री या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया के जो इलेक्शन हुए थे वो 1951 से 52 तक चले थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।